इंडिया का कॉलोनियल पास्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रोग्रेस और एक्सप्लॉयटेशन दोनों के निशान हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को कैसे बदला, चलिए इस कॉम्प्लेक्स लेगेसी को डिटेल में समझते हैं। ब्रिटिश शासन से पहले इंडिया अपने आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर था। यहाँ के कपड़े, मसाले और दूसरी चीज़ें यूरोप तक जाती थी। लेकिन ब्रिटिश आने के बाद सब कुछ बदल गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटेन की टेक्सटाइल मिल्स को सस्ते रॉ मटेरियल यानी कॉटन की ज़रूरत थी और अपने बने हुए कपड़ों के लिए एक बड़ा मार्केट चाहिए था। इंडिया दोनों के लिए परफेक्ट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री तबाह हो गई। इंग्लैंड से आने वाले मशीन मेड सस्ते कपड़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई, जबकि इंडिया से ब्रिटेन जाने वाले फिनिश्ड गुड्स पर भारी टैक्स लगा दिए गए। इससे इंडियन वीवर्स, स्पिनर्स और दूसरे कारीगरों का काम छिन गया। जो कल तक अपने हुनर के मालिक थे वो अब बेरोजगार हो गए। शहरों से गांव की तरफ रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ क्योंकि लोगों के पास खेती के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। यह द इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था जिसने इंडिया की ट्रेडिशनल इकोनॉमी की कमार तोड़ दी। अब आते हैं किसानों पर, जो इंडिया की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा थे। ब्रिटिश आने से पहले रेवेन्यू सिस्टम फ्लेक्सिबल था। फसल अच्छी हो या बुरी, उसके हिसाब से टैक्स एडजस्ट हो जाता था। लेकिन ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया और यूज़ कैश में कलेक्ट करना शुरू कर दिया। परमानेंट सेटलमेंट, रायोटवारी सिस्टम और महालवारी सिस्टम जैसे नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स लाए गए। इनका मकसद सिर्फ एक था, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वसूल करना। फसल खराब हो, सूखा पड़े या कोई और मुसीबत आए, किसान को टैक्स देना ही पड़ता था। पैसा न होने पर वो लोकल मनी लेंडर्स या साहूकारों के पास जाते, जो उनसे हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसा देते थे। धीरे धीरे किसान कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। आखिर में यूज अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ता। इस तरह ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने इंडियन पेजेंट्री को गरीबी और कर्ज के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जिसे निकालना नामुमकिन सा हो गया। ब्रिटिश ने ज़मीन के मालिकाना हक में भी बड़े बदलाव किए। परमानेंट सेटलमेंट, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस सिस्टम में ज़मींदारों को ज़मीन का मालिक बना दिया गया और उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट सरकार को रेवेन्यू के तौर पर देना होता था। इससे कंपनी को एक रेगुलर इनकम मिलने लगी। लेकिन इसने पुराने ज़मींदारों, जिनके अपनी ज़मीन और लोगों से ट्रेडिशनल रिश्ते थे, उन्हें बर्बाद कर दिया। नए ज़मींदार, जो अक्सर शहरी आमिर लोग थे, उनका ज़मीन या किसानों से कोई लगाव नहीं था। उनका मकसद सिर्फ ज़मीन से ज़्यादा पैसा निकालना था, भले ही इसके लिए किसानों पर कितना भी अत्याचार करना पड़े। इससे खेती करने वाले और ज़मीन के मालिक के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो गई। ज़मीन अब एक खरीदी और बेची जाने वाली कमोडिटी बन गई थी, जिससे आगे चलकर ज़मीन का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ही हाथों में हो गया और गांव का सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ गया। इन सब पॉलिसीज़ का असर सीधा खेती पर पड़ा। ब्रिटिश रूल से पहले किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से अनाज और दूसरी फसलें उगाते थे, लेकिन ब्रिटिश ने खेती पर इतना भारी टैक्स लगा दिया कि किसानों के पास अपनी ज़मीन में इन्वेस्ट करने, बेहतर बीज या खाद खरीदने के लिए पैसा ही नहीं बचता था। सरकार ने भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ जैसे कनाल्स या वेल्स बनाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट हो गई। ज़मीन की प्रोडक्टिविटी कम होती गई और खेती बस पेट भरने का जरिया बनकर रह गई। गांव में आर्टिजन्स के बर्बाद होने से ज़मीन पर प्रेशर और बढ़ गया। पूरे परिवार अब खेती पर निर्भर थे, जिससे ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई और खेती करना और भी मुश्किल हो गया। इस स्टैग्नेशन ने इंडियन इकोनॉमी को पिछड़ने में एक बड़ा रोल प्ले किया। ब्रिटिश ने इंडियन एग्रीकल्चर का कैरेक्टर ही बदल दिया। अब खेती पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि मार्केट में बेचने के लिए होने लगी। इसे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, जूते, इंडिगो और ओपियम की ज़रूरत थी। किसानों को फूड क्रॉप्स जैसे गेहूं और चावल की जगह इन कैश क्रॉप्स को उगाने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें इन एडवांस पैसा देकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाई जाती। देखने में ये किसान के लिए फ़ायदेमंद लग सकता था, लेकिन असलियत कुछ और थी। कैश क्रॉप्स का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करता था, जिसमें बहुत उतार चढ़ाव होता था। जब प्राइसेस गिरते तो किसान बर्बाद हो जाता। इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि फूड क्रॉप्स की खेती कम होने से देश में अनाज की कमी होने लगी। जब सूखा पड़ता
तो ये कमी भयानक अकाल या फैमिन का रूप ले लेती। इस तरह कमर्शियलाइजेशन ने किसान को मार्केट के रेहम-उ-करम पर छोड़ दिया और देश की फूड सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया। यह कहना गलत होगा कि ब्रिटिश राज में कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ। 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज जैसे कॉटन टेक्सटाइल्स, जूटे मिल्स और कोल माइनिंग की शुरुआत हुई। रेलवेज का एक्सपेंशन भी एक बड़ा कदम था, लेकिन इस डेवलपमेंट का पैटर्न अजीब था। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज ब्रिटिश कैपिटलिस्ट्स की थी और उनका मकसद इंडिया को डेवलप करना नहीं, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना था। रेलवेज भी इसलिए बनाई गए ताकि पोर्ट्स तक रॉ मटेरियल आसानी से पहुंचाया जा सके और ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स देश के कोने कोने तक भेजे जा सकें। हेवी इंडस्ट्रीज जैसे मशीन मेकिंग या इंजीनियरिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ताकि इंडिया हमेशा ब्रिटेन पर निर्भर रहे। इस लोप-साइडेड डेवलपमेंट ने इंडिया को एक इंडस्ट्रियल नेशन बनाने के बजाय यूज ब्रिटेन की ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक एग्रीकल्चरल अपेंडेज बनाकर रख दिया। ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बीच इंडिया में एक नए सोशल क्लास का उदय हुआ। ये था इंडियन बुर्जुआजी, यानी इंडियन ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स। शुरू में ये लोग ब्रिटिश कंपनीज के जूनियर पार्टनर्स के रूप में काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना पैसा जमा किया और खुद की इंडस्ट्रीज लगानी शुरू की। जमशेदजी टाटा जैसे विजनरीज ने स्टील और पावर जैसे सेक्टर्स में आकर इस ट्रेंड को और आगे बढ़ाया। इस नए क्लास के पास पैसा था और मॉडर्न आइडियाज़ थे। इनिशियली उन्होंने ब्रिटिश रूल का साथ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनके बिजनेस इंटरेस्ट सेफ रहेंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ उनके ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। इस एहसास ने इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक नई ताकत दी। इस क्लास ने आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे संगठनों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और आज़ादी की लड़ाई में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। ब्रिटिश रूल का सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू था इकोनॉमिक ड्रेन। दादा भाई नौरोजी जैसे नेशनलिस्ट लीडर्स ने अपनी ड्रेन थियोरी में बताया कि कैसे ब्रिटेन इंडिया की वेल्थ को सिस्टमैटिकली लूट रहा था। ये ड्रेन कई तरीकों से हो रहा था। पहला, होम चार्जेस, जिसमें इंडिया को ब्रिटेन में आने वाले सारे खर्च जैसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स की सैलरी और पेंशन, मिलिट्री एक्सपेंसेस और इंडिया ऑफिस के खर्च उठाने पड़ते थे। ये सारा पैसा इंडिया से इंग्लैंड जाता था और बदले में इंडिया को कुछ नहीं मिलता था। दूसरा, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट जो इंडिया में आकर मुनाफा कमाते थे, वो सारा प्रॉफिट अपने देश भेज देते थे। और तीसरा, लॉपसाइडेड ट्रेड, जिसमें इंडिया से सस्ता रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था और महंगे फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट होते थे। इस कांस्टेंट ड्रेन ने इंडिया को अंदर से खोखला कर दिया। जो पैसा इंडिया के डेवलपमेंट में लगना चाहिए था, वो ब्रिटेन को और अमीर बना रहा था। ब्रिटिश पॉलिसीज़ का सबसे भयानक नतीजा था बार बार पड़ने वाले अकाल और बढ़ती हुई गरीबी। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और अनाज की कमी ने हालात को और बदतर बना दिया। जब भी सूखा पड़ता या फसल खराब होती, लाखों लोग भूखमारी के शिकार हो जाते। लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में पड़े भयानक अकाल जैसे द ग्रेट फैमिन ऑफ 1876-78 इसकी मिसाल हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन अकालों के प्रति रवैया बहुत एपैथेटिक था। रिलीफ वर्क या तो ना के बराबर होता या बहुत देर से शुरू होता। उनकी प्रायोरिटी रेवेन्यू कलेक्शन रहती थी, भले ही लोग मर रहे हों। इसके अलावा दी इंडस्ट्रियलाइजेशन और खेती के आर्थिक संकट ने देश में बेरोजगारी और गरीबी को आम बना दिया। एक देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, अब भूख और गरीबी से जूझ रहा था। 19th सेंचुरी के आखिर तक इंडियन नेशनलिस्ट्स जैसे दादा भाई नौरोजी, आर.सी. डट और एम.जी. रनाडे ने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की एक डिटेल्ड क्रिटिक पेश करनी शुरू कर दी। उन्होंने फैक्ट्स और फिगर्स के ज़रिए ये साबित किया कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए आर्थिक रूप से कितना डिस्ट्रक्टिव था। उन्होंने ड्रेन थ्योरी को पॉपुलराइज किया और लोगों को समझाया कि इंडिया की गरीबी का असली कारण ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन है, न कि यहाँ के लोगों की कमी। उन्होंने स्वदेशी यानी इंडियन गुड्स के इस्तेमाल और फॉरेन गुड्स के बॉयकॉट का नारा दिया। ये नेशनलिस्ट क्रिटिक बहुत अहम थी क्योंकि इसने आम आदमी को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा। लोगों को समझ आने लगा कि आर्थिक आज़ादी के बिना राजनीतिक आज़ादी अधूरी है। इसने इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक सॉलिड इकोनॉमिक फाउंडेशन दिया। एक आखिरी पर अहम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज था डुअल सिस्टम का खत्मा। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में डुअल सिस्टम शुरू किया था, जिसमें दीवानी यानी रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार कंपनी के पास था और निज़ामात यानी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी नवाब के पास।
इस सिस्टम का नतीजा भयानक हुआ। कंपनी के पास पावर थी पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पर कोई पावर नहीं। इससे करप्शन और एक्सप्लॉयटेशन चरम पर पहुंच गया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया और कंपनी ने बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया। यह एक तरह से ब्रिटिश शासन की फॉर्मल शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर पूरे इंडिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट बहुत ही मल्टीलेयर्ड था। रेलवेज़, मॉडर्न इंडस्ट्री और एक नए एजुकेटेड क्लास का उदय जैसी पॉजिटिव चीज़ें हुई। तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक शोषण, गरीबी और आज़ादी का दामन भी इसकी देन थी। इन्हीं एक्सपीरियंसेस ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को शेप किया और आज़ाद इंडिया के सामने आने वाली चैलेंजेस की नींव रखी।